Hello everyone, welcome to today's video. Today we are going to discuss about Vroom's expectancy theory. So let us understand in detail what is Vroom's expectancy theory, what does this theory says. So सबसे पहले we'll discuss about the origin of the theory कि theory को जो है वो किसने propose किया था और वो कब जो है theory develop हुई थी. Expectancy theory was proposed by Victor Vroom of Yale School of Management in 1964. तो व्रूम थ्योरी जो है वो किसने प्रपोज की थी? विक्टर व्रूम ने 1964 में इस थ्योरी को डेवलप किया था. व्रूम स्ट्रेसेस एंड फोकसेस ऑन आउटकम्स एंड नॉट ऑन नीड्स अनलाइक मैस्लो एंड हर्जबर्ग. जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया कि जो एम्प्लॉय की वेरियस नीड्स होती है उसके ऊपर बहुत सारे जो है वो बहुत सारे थ्योरिस्ट ने काम किया. जैसे मैस्लो की हमने हायरार्की थ्योरी पढ़ी थी, हर्जबर्ग मोटिवेशन थ्योरी पढ़ी. तो बहुत सारी मोटिवेशनल थ्योरीज में हमने देखा कि उनकी एम्प्लॉयज़ की नीड्स के ऊपर, यानी कि इंडिविजुअल को, नेचर को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं और उससे हम समझने की कोशिश करते हैं कि उसकी क्या नीड्स है ताकि हम उसे मोटिवेट कर सकें एम्प्लॉय को और वो जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कंपनी में कर सके. बट व्रूम की जो ये थ्योरी है एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, ये ज़्यादा स्ट्रेस करती है और फोकस करती है किसके ऊपर? आउटकम्स के ऊपर रेदर देन नीड्स. यानी कि आउटकम, यानी कि एक एम्प्लॉय को एक सिंगल प्रोजेक्ट करने के बाद उसे क्या जो है वो रिवॉर्ड मिलता है, क्या आउटकम उसको उस काम करने के बाद मिलती है. यानी कि अगर कोई मुझे ये बोलता है कि आपको ये प्रोजेक्ट करना है तो मुझे उसके बदले में क्या मिलेगा, क्या आउटकम मिलेगी, ये मुझे मोटिवेट करेगा और वो जो चीज़ है मुझे वो आगे जो है वो फोर्स करेगी उस प्रोजेक्ट को करने के लिए, उस प्रोजेक्ट को हाँ करने के लिए. तो कौन सी चीज़ आपको स्ट्रेस करती है? व्रूम ये की थ्योरी के अकॉर्डिंग वो क्या है? आउटकम है. The theory states that the intensity of a tendency to perform in a particular manner is dependent on the intensity of an expectation that the performance will be followed by a definite outcome and on the appeal of the outcome to the individual. तो ये थ्योरी स्टेट करती है कि इंटेंसिटी जो है वो टेंडेंसी टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर मैनर इज डिपेंडेंट किसके ऊपर, यानी कि क्या टेंडेंसी है मैं किसी काम को परफॉर्म करूं या नहीं करूं. एक इंडिविजुअल किसी काम को परफॉर्म करना चाहता है या नहीं चाहता है, या कितना उस काम को करने के लिए मोटिवेटेड है, वो डिपेंड करता है उसका इंटेंसिटी ऑफ एन एक्सपेक्टेशन दैट द परफॉर्मेंस विल बी फॉलोड बाय अ डेफिनेट आउटकम. यानी कि वो जो परफॉर्मेंस है वो क्या आउटकम को फॉलो करती है, क्या उसके बाद डेफिनेट आउटकम आती है. यानी कि सपोज अगर मुझे कोई प्रोजेक्ट करने के लिए दिया जाता है और इन रिटर्न मुझे 20,000 रुपीज़ मिलते हैं, तो अगर मुझे वो 20,000 रुपीज़ की आउटकम मोटिवेट करती है, वो रिवॉर्ड मुझे पुश करता है, फोर्स करता है कि हाँ ये जो है वो आउटकम मेरे लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा, तो आई विल से येस फॉर दैट प्रोजेक्ट. तो वो मेरे को फॉलो करता है, वो डेफिनेट आउटकम मुझे अपीलिंग लगता है और मैं उसको हाँ करूँगी. सिमिलरली वो क्या जो है आउटकम एम्प्लॉयज़ को हैप्पी करती है या उनको मोटिवेट करती है, वो डिपेंड करता है आउटकम के ऊपर कि क्या आउटकम उन्हें कंपनी में दिया जाता है, ऑफर किया जाता है. यानी कि सपोज वो लोग जो है किस सैलरी बेस पे काम करते हैं या जो भी उनका प्रोजेक्ट बेस प्रपोजल है, उनका मॉनिटरी जो भी उनको रिवॉर्ड मिलता है, तो उसके बेस पर जो है वो आउटकम के बेस पर एक इंडिविजुअल जो है वो परफॉर्म करता है ऑर्गेनाइजेशन में. तो ये थ्योरी बोलती है विक्टर व्रूम की थ्योरी. अब विक्टर व्रूम थ्योरी में बेसिकली देयर आर 3 फैक्टर्स, 3 की एलिमेंट्स है जो इस थ्योरी में काम करते हैं. ये क्या बोलता है कि मोटिवेशन जो है, यानी कि फोर्स, मोटिवेशन को हम फोर्स भी कह सकते हैं. मोटिवेशन इज इक्वल टू व्हाट? इट इज़ इक्वल टू एक्सपेक्टेंसी इनटू इंस्ट्रूमेंटेलिटी इनटू बैलेंस. यानी कि इन 3 चीज़ों को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और अगर इन 3 चीज़ों का पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो मोटिवेशन जो है वो सक्सेसफुल हो सकता है, सक्सेसफुल हो पाएगा एक इंडिविजुअल के लिए. और अगर इन तीनों चीज़ों में से एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटेलिटी और बैलेंस में से एक भी चीज़ नेगेटिव आती है या 0 आती है तो मोटिवेशन विल ऑब्वियसली इक्वल टू 0. तो ये जो 3 चीज़ें हैं इसको जो है सेटिस्फाई करना या इन सिचुएशंस में जो है वो इंडिविजुअल किस तरीके से सोचता है ये समझना ज़रूरी है. तो ये 3 चीज़ें क्या है, किस तरीके से मोटिवेशन जो है वो इक्वल होता है अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, वो हम डिस्कस करते हैं. अभी हम थोड़ा इसको शॉर्ट में देखते हैं. तो एक्सपेक्टेंसी क्या है?
दैट इज़ कैन आई अचीव द डिज़ायर्ड लेवल ऑफ टास्क परफॉर्मेंस। यानी कि सपोज मुझे कोई भी एक एम्प्लॉय को कंपनी के अंदर कोई भी टास्क दी जाती है तो वो सोचता है कि कैन आई अचीव द डिज़ायर्ड लेवल ऑफ टास्क परफॉर्मेंस, यानी कि जो मुझे टास्क दी गई है क्या मैं उसको परफॉर्म कर पाऊँगा, क्या मैं उसे अचीव कर पाऊँगा, ये उसका एक्सपेक्टेंसी है, ये उसका सोचना है। देन इंस्ट्रूमेंटलिटी क्या होता है, व्हाट वर्क आउटकम्स विल बी रिसीव्ड एज अ रिजल्ट ऑफ परफॉर्मेंस, यानी कि व्हाट वर्क आउटकम, क्या आउटकम उसे रिसीव होगा एज अ रिजल्ट ऑफ परफॉर्मेंस, यानी कि जो वो परफॉर्म करेगा, जो वो टास्क करेगा, काम करेगा, उसके बदले में उसे क्या आउटकम रिसीव होगा, दैट इज व्हाट इज नोन एज इंस्ट्रूमेंटलिटी। एंड वैलेंस क्या है, हाउ हाईली डू आई वैल्यू वर्क आउटकम, यानी कि जो काम के बदले मुझे आउटकम मिल रहा है, जो रिवॉर्ड मुझे मिल रहा है, या जो भी कुछ पैसे या मॉनेटरी बेनिफिट या कोई भी बेनिफिट, प्रमोशन या जो है ग्रोथ मुझे मिल रही है, कुछ भी जो उसको इन रिटर्न मिल रहा है आउटकम, वो कितना हाईली वैल्यूएबल है मेरे लिए, जो भी इंडिविजुअल है जिसे प्रोजेक्ट असाइन किया गया, तो जो उसका आउटकम मिल रही है तो वो कितना ज़्यादा उसके लिए उसको बेनिफिट करता है, उसको मोटिवेट करता है फर्दर, उसको जो वो रिवॉर्ड है वो पुश करता है आगे बढ़ने के लिए, या वो हैप्पी है उससे या नहीं है, तो वो है वैलेंस। यानी कि अगर मुझे एक प्रोजेक्ट के लिए करने के लिए अगर आज मेरे को मेरा बॉस 20,000 ऑफर कर रहा है, सपोज नेक्स्ट टाइम मुझे वो सेम प्रोजेक्ट नेक्स्ट टाइम ऑफर करता है और मुझे वो बोलता है कि आई विल गिव यू 30,000 रुपीज़ फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, तो मेरे लिए उसकी वैल्यू और हाई हो जाएगी, तो मेरे लिए उसकी वैलेंस जो है वो ज़्यादा वैल्यूएबल रहेगी, क्योंकि मेरे को जो इस बार आउटकम मिल रहा है वो ज़्यादा मिल रहा है, तो मैं उससे ज़्यादा खुश हूँ, तो वो है आपका बैलेंस। तो चलिए अब हम इससे इन 3 फैक्टर्स को और अच्छे से डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बैलेंस, जैसे हमने अभी डिस्कस किया, तो अभी और से रीड करते हैं। द वैल्यू अ पर्सन प्लेसेस ऑन द रिवॉर्ड्स दैट ही एक्सपेक्ट टू रिसीव फ्रॉम हिज परफॉर्मेंस, यानी कि जो वो आउटकम उसे मिलने वाली है वो उसको कैसे वैल्यू करता है, एक एम्प्लॉय, एक इंडिविजुअल, यानी कि मुझे जो आउटकम मिलने वाली है मेरे लिए वो कितनी ज़्यादा वैल्यूएबल है, कितनी कम है। तो इसके लिए क्या है, आपके पास 3 वैल्यूज़ है, या तो वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है या ज़ीरो है। पॉजिटिव है इफ़ रिवॉर्ड्स एनकरेजेस बिहेवियर, यानी कि अगर वो एनकरेज करती है मेरे बिहेवियर को, मुझे खुश करती है और हैप्पी करती है, तो वो मेरे लिए क्या है, पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव है, इफ़ रिवॉर्ड्स फॉर आउटकम रिजल्ट इन डिससेटिस्फैक्शन, यानी कि जो आउटकम है जो मुझे मिलेगा उसके बाद रिजल्ट काम करने के बाद, अगर वो डिससेटिस्फाइड है, यानी कि मेरी परफॉर्मेंस को जो है वो उन्होंने कंसीडर ही नहीं किया मेरे बॉस ने, और मुझे जो है वो उसके लिए कुछ जो है कोई भी उसको कंसिडरेशन नहीं मिल रहा है, कोई भी मेरे लिए जो है उसकी एप्रिसिएशन नहीं है कंपनी में, तो मेरे को जो है वो नेगेटिवली फील होगा और मेरा जो रिवॉर्ड होगा वो नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे मेरा वैलेंस जो है उसकी वैल्यू बहुत कम हो गई है। देन ज़ीरो, इफ़ रिवॉर्ड हैज़ नो इफेक्ट ऑन द बिहेवियर, और अगर मुझे जो है वो इस तरीके का आउटकम मिलता है कंपनी में, यानी कि कुछ भी नहीं बोलता है मेरा बॉस, सपोज ना ही वो अप्रिशिएट करता है, ना ही वो जो है वो मेरी कंप्लेंट्स करता है, या कोई भी मुझे पनिश करते हैं, या मेरी जो है वो मिस्टेक्स जो है वो मुझे बताते, कुछ भी नहीं बोलते, तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता उसका, उस रिवॉर्ड का मेरे बिहेवियर का, यानी कि मेरे बिहेवियर पर उस आउटकम का कोई रिवॉर्ड ही नहीं, कोई कुछ इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा है, ज़ीरो इफेक्ट है, क्योंकि ना ही मुझे कुछ अप्रिशिएशन मिली है, ना ही मेरे को कोई पनिश किया गया, ना कुछ उन्होंने मेरी मिस्टेक्स के बारे में बताया, ना ही मेरे परफॉर्मेंस के बारे में कुछ बोला। तो यहाँ पर आपका ज़ीरो इफेक्ट रहेगा बिहेवियर के ऊपर, यानी कि मेरे को यहाँ पर जो आउटकम आया ना उसका वैल्यू उसका वैल्यू क्या था, ज़ीरो था, और नेगेटिव में है, क्योंकि अगर जो है आउटकम रिजल्ट जो डिससेटिस्फाइड रिजल्ट आता है, यानी कि सपोज अगर आपका बॉस आपको प्रॉमिस करता है कि इस प्रोजेक्ट के बाद आपको प्रमोट किया जाएगा आपकी अपकमिंग जो है वो प्रमोशन के लिए, और यहाँ आपको प्रमोट नहीं किया जाता है सपोज, तो यहाँ पर आपका रिवॉर्ड जो है, जो आउटकम आपकी आनी थी उससे आप क्या हुआ, डिससेटिस्फाइड, और उससे आपका नेगेटिव जो है वो बिहेवियर हो गया। मतलब आपका मोटिवेशन जो है वो नेगेटिव रहा, और पॉजिटिव रहता है अगर आपको आपका बिहेवियर एनकरेज होता है और आपको जो है वो आपकी वैल्यूएबल वर्थ जो है वो आउटकम आपको मिलता है। तो ये 3 चीज़ें बैलेंस में आती है, क्योंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव ज़ीरो हम लोग इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि अगर बैलेंस, एक्सपेक्टेंसी और इंस्ट्रूमेंटेलिटी तीनों चीज़ों में से एक भी जगह अगर आपका ज़ीरो आ जाता है तो क्या हो जाएगा वो, क्योंकि हम तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 × 1 × 1
तो क्या हो जाएगा, वो पूरी इक्वेशन आपकी ज़ीरो हो जाएगी। तो कहीं पे भी अगर आपका ज़ीरो आ जाता है तीनों चीज़ों में से, तो आपकी पूरी इक्वेशन जो है वो इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगी, यानी कि मोटिवेशनल लेवल वहाँ पे ज़ीरो होगा इंडिविजुअल का। तो इसलिए हम पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो को कंसिडर करते हैं, ताकि हमारे आउटकम में जो है वो किस तरीके का फ़र्क नज़र आ रहा है। तो वैलेंस हमने कर लिया, अब नेक्स्ट हम करते हैं एक्सपेक्टेंसी। एक्सपेक्टेंसी क्या है? द परसीव्ड रिलेशनशिप बिटवीन अ गिवन लेवल ऑफ एफर्ट एंड एन एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस, यानी कि जो रिलेशनशिप है, मुझे आज जो है वो टास्क असाइन की गई है बॉस ने, तो आज मैं क्या सोच रही हूँ कि क्या मैं ये परफॉर्मेंस कर पाऊँगी, आई बी एबल टू परफॉर्म द टास्क और नॉट। तो मैं क्या सोच रही हूँ, क्या रिलेशनशिप है बिटवीन अ गिवन लेवल ऑफ एफर्ट एंड एन एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस, यानी कि जो परफॉर्म मुझे करना है, एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस है, और आज के लेवल ऑफ एफर्ट से मैं उसको सोच रही हूँ कि क्या मैं उसे परफॉर्म कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। तो इट इज़ द बिलीव दैट एफर्ट्स लीड्स टू परफॉर्मेंस। तो क्या बिलीव है आपका बिलीव जो है अगर वो पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली आप परफॉर्मेंस को जो है वो क्रैक कर पाएंगे, अचीव कर पाएंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव है या लो मोटिवेटेड है, तो आप उसको आपकी एक्सपेक्टेंसी या आपका एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस जो है वो डाउन हो सकता है। तो इसकी दो वैल्यूज़ आपकी है 0 और 1, यानी कि या तो आप यहाँ पे उसको कर नहीं पाओगे टास्क को, और या फिर आप उसके कर दोगे, दो ही चीज़ें हो सकती है। इफ़ एफर्ट्स आर अनसक्सेसफुल, यानी कि अगर आप परफॉर्मेंस को अप टू द मार्क 100% नहीं कर पा रहे हो, तो वो यहाँ पे 0 है। और इफ़ एफर्ट्स आर रिवॉर्डिंग, यानी कि आपने जो है वो टास्क को 100% कंप्लीट कर दिया है और आपके एफर्ट जो है वो रिवॉर्डिंग है, तो यहाँ एक्सपेक्टेंसी में 1 आ जाएगा मार्क आपको। वहीं बैलेंस में भी अगर आपके पास 1 है, तो 1 इंटू 1 एक्सपेक्टेंसी का और इंटू 1 आपका लास्ट रहेगा इंस्ट्रूमेंटेलिटी का। तो इन तीनों सिचुएशंस में आपका ये 1-1 होना ज़रूरी है, आपका मोटिवेशन जो है वो मेंटेन रहने के लिए। अगर 0 कहीं पे भी आता है, तो जो है वो सारी क्वेश्चन आपकी ज़ीरो हो जाएगी। तो एक्सपेक्टेंसी में ये है कि आपका बिलीव जो है क्या है, कैसा आप एक्सपेक्ट करते हो कि आप उसे परफॉर्म कर पाओगे टास्क को या नहीं कर पाओगे। अगर आपका बॉस आपको आज आके जो है वो ग्रुप मीटिंग में आपको कोई टास्क असाइन करता है, तो आप ये सोचोगे कि हाँ, मैं ये परफॉर्मेंस जो है मैं कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी। ओके, तो आप ये ऐसे भी सोच सकते हो इसको कि मुझे ये टास्क असाइन किया गया है, लास्ट टाइम जब मुझे जो है वो प्रोजेक्ट मिला था, तो मुझे उसके बाद बहुत अप्रिसिएशन मिला था, बहुत रिकॉग्निशन मिला था, बहुत रिस्पेक्ट मिली थी। तो अगर मैं इस टास्क को भी परफॉर्म करूँगी, तो मुझे और ज़्यादा जो है वो कंपनी में रिकॉग्निशन मिलेगी। तो दिस वे आप तो और मुझे चैलेंजिंग जॉब्स और ऑफर होंगी, तो और जो है मैं कंपनी में ग्रो कर पाऊँगी। तो अगर आप इस तरीके से सोचते हैं पॉजिटिवली, तो डेफिनेटली आप उसे कंप्लीट कर पाओगे। और अगर आप सोचोगे कि नहीं, मैंने लास्ट टाइम नहीं परफॉर्म कर पाई थी और इस बार भी नहीं कर पाऊँगी, तो आपका जो है वो परफॉर्मेंस 0 हो सकता है। तो चलिए, अपने दो पॉइंट्स डिस्कस कर लिए, अब थर्ड फैक्टर हम डिस्कस करते हैं, दैट इज़ इंस्ट्रूमेंटेलिटी। इंस्ट्रूमेंटेलिटी क्या है? इट रेफर्स टू द डिग्री टू विच अ फर्स्ट लेवल आउटकम विल लीड टू अ डिज़ायर्ड सेकेंड लेवल आउटकम। यहाँ पे दो आउटकम्स की बात हो रही है, यानी कि एक रेफर्स टू द डिग्री टू विच अ फर्स्ट लेवल आउटकम विल लीड टू अ डिज़ायर्ड सेकेंड लेवल आउटकम, यानी कि पहला वाला जो है वो आपका दूसरी वाली डिज़ायर को कंप्लीट करता है। इट इज़ द बिलीव दैट परफॉर्मेंस इज इंस्ट्रूमेंटल इन गिविंग रिवॉर्ड्स। ये ऐसा बिलीफ है कि परफॉर्मेंस जो है वो इज़ इंस्ट्रूमेंटल इन गिविंग रिवॉर्ड्स, आपकी परफॉर्मेंस ही आपको जो है वो रिवॉर्ड्स तक पहुंचाएगी। यानी कि हाई परफॉर्मेंस है, अगर आप सोचते हो कि मैं जो है वो बहुत 100% अच्छा परफॉर्म करूँगी, तो मेरा ये सोचना कि मैं हाई परफॉर्म करूँगी, ये मेरा फर्स्ट लेवल आउटकम हो गया। एंड देन हाई लेवल परफॉर्मेंस विल लीड्स टू प्रमोशन, यानी कि मुझे क्या आउटकम मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा। तो वो क्या है? सेकंड लेवल आउटकम। तो यहाँ पर आपकी दो बेसिकली आउटकम्स कंप्लीट होती है। अगर मुझे आज जो टास्क असाइन किया गया है, मैं उसको जो है वो 100% अच्छे से अचीव करती हूँ, तो फर्स्ट लेवल आउटकम मेरा अचीव होगा। एंड देन उससे क्या होगा, जो मुझे प्रॉमिस किया गया है कंपनी की तरफ से, अगर प्रमोशन है या कुछ मॉनिटरी बेनिफिट्स है, तो वो मुझे अचीव होंगे, तो वो आपका क्या हो गया? सेकंड लेवल आउटकम होगा। तो इंस्ट्रूमेंटेलिटी में आपके दो आउटकम जो है वो आप अचीव करते हो। तो यहाँ पे आपका जो है वो पहली जो है वो फर्स्ट लेवल आउटकम जो है उसका रिलेशनशिप, यानी उसकी डिग्री मैटर करती है कि आप जो है वो डिज़ायर्ड सेकेंड लेवल आउटकम को अचीव कर पा रहे हो या नहीं कर पाओगे, तो उसके साथ जो है वो उसका रिलेशनशिप है। इंस्ट्रूमेंटेलिटी हमने डिस्कस कर लिया है, तो हमने तीनों चीज़ें वैलेंस, एक्सपेक्टेंसी और इंस्ट्रूमेंटेलिटी, जो तीन मेन फैक्टर्स है रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी के,
जो कि आपकी आउटकम के बेस पे है कि आपको क्या आउटकम मिलता है, क्या रिवॉर्ड मिलता है एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए, वही आपको मोटिवेट करता है, पुश करता है फर्दर परफॉर्मेंस करने के लिए। तो ये जो है वो थ्योरी जो है हमने कर ली है। अब हम लास्ट इसके करते हैं इम्प्लीकेशंस ऑफ रूम्स थ्योरी। इम्प्लीकेशंस जो है वो करते हैं, इट एम्फेसिस परफॉर्मेंस पे ऑफ, it emphasizes on performance payoff. Rewards should be tied to performance and be equitable. It emphasizes expected बिहेवियर, यानी कि आपके बिहेवियर को एम्फेसाइज करता है कि आपको आउटकम के बाद कैसा बिहेवियर या किस तरीके का रहता है जब आपको जो है वो टास्क असाइन होता है। आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर आपको चैलेंजिंग जॉब्स पसंद है तो आप बहुत खुश हो सकते हैं। तो रिवॉर्ड जो है वो शुड बी टाइड टू परफॉर्मेंस एंड बी, यानी कि आपके रिवॉर्ड जो है वो एकदम परफॉर्मेंस जिस तरीके की हो रही है बिल्कुल उसके बराबर होने चाहिए, और आपको रिवॉर्ड जो है वो उस हिसाब से मिलने चाहिए और इक्विटेबल होने चाहिए। एंड आपका लास्ट है, इट एम्फेसिस परफॉर्मेंस पे ऑफ। तो जो भी आप परफॉर्म कर रहे हो कंपनी में, जिस तरीके का परफॉर्मेंस दे रहे हो उसी हिसाब से आपको पेमेंट जो है वो कंपनी करेगी, या फिर आपको जो है वो उस हिसाब से कंपनी में पोजीशन दिया जाएगा। तो ये इम्प्लीकेशंस थे रूम थ्योरी के। आई होप आपको जो है वो रूम की थ्योरी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।